नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम काव्य लक्षण पढ़ेंगे। काव्य लक्षण में इससे पहले काव्य लक्षण पर 2 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें मैंने पहले संस्कृत के विद्वानों के मतों को पढ़ा था, फिर उसके बाद पाश्चात्य विद्वानों के मत को। आज की क्लास में हम हिंदी के विद्वानों के मत को जानेंगे। तो सबसे पहले हिंदी के विद्वानों के मत में केशवदास के मत को जानते हैं कि केशवदास ने काव्य का क्या लक्षण दिया है। तो केशवदास जी कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। अर्थात जिस प्रकार उच्च जाति की सुलक्षणी सुंदर वर्ण वाली स्त्री आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होती, उसी प्रकार काव्य की शैली और भाव उच्च कोटि के होने पर भी अलंकारों के बिना प्रभावशाली नहीं होता। जिस प्रकार उच्च जाति की सुलक्षणी सुंदर वर्ण वाली स्त्री आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होती, उसी प्रकार काव्य की शैली और भाव उच्च कोटि के होने पर भी अगर उसमें अलंकार नहीं होते तो क्या होता है, वो काव्य प्रभावशाली नहीं होता है। चिंतामणि ने काव्य का क्या लक्षण दिया है कि सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई। सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई। सगुण गुण सहित अलंकार सहित दोष के बिना दोष से रहित जो होई, जो मतलब कौन, ऐसे शब्द और अर्थ जो सगुण गुण सहित हों, अलंकार सहित हों, दोषों से रहित हों, तो ऐसे शब्द और अर्थ क्या कहलाते हैं, कवित्व। और ऐसा कौन कहता है, ऐसा सभी विबुध मतलब विद्वान लोग कहते हैं। तो मम्मट और विश्वनाथ की भांति चिंतामणि भी ऐसा मानते हैं कि काव्य को दोष रहित गुण युक्त अलंकारवान तथा अर्थ सहित मानते हैं। आगे सोमनाथ क्या मानते हैं कि सगुण पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविरुद्ध भूषण जुत कवि कर्म जो सो कवित कही शुद्ध। अर्थात काव्य वो कवि कर्म है जिसमें शब्द और अर्थ सगुण दोष रहित और छंद पिंगल के अनुसार हों। सोमनाथ पहले आचार्य हैं जिन्होंने काव्य में छंदों का समावेश किया है तथा वे काव्य को कवि कर्म मानते हैं। तो सबसे पहले आचार्य सोमनाथ हैं जिन्होंने काव्य में छंदों का समावेश किया है। ठीक है। कुलपति मिश्र काव्य का क्या लक्षण मानते हैं कि जगते अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित्त यह लक्षण मैंने कियो समुझ ग्रंथ बहुचित। मतलब यह लक्षण मैंने किया है विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को समझकर। क्या कि अलौकिक आनंद देने वाले शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। कौन कुलपति मिश्र क्या कहते हैं कि अलौकिक आनंद देने वाले शब्द और अर्थ क्या है, काव्य। अगला लक्षण उन्होंने क्या बताया है कुलपति मिश्र ने कि दोष रहित और गुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। अर्थात दोष रहित गुण युक्त अल्प अलंकार युक्त जो शब्दार्थ हैं वही क्या है, काव्य। देव क्या कहते हैं कि शब्द सुमति सुखते कढ़ें, शब्द सुमति सुखते कढ़ें लय पद वचननि अर्थ छंद भाव भूषण सरस सो कही काव्य समर्थ। अर्थात छंद भाव अलंकार और सरसता युक्त वे शब्द जो अर्थ अभिव्यंजित में सक्षम हो काव्य हैं। अर्थात छंद भाव अलंकार और सरसता युक्त वे शब्द जो अर्थ की अभिव्यक्ति में सक्षम हो वो क्या कहलाते हैं, काव्य होता है। प्रताप शाही ने 2 दिए हैं काव्य के लक्षण। पहला है व्यंग्य जीव कही कवित्व को हृदय सो धुन पहचानी शब्द अर्थ कही देह पुनि भूषण भूषण जानी। इन्होंने प्रताप शाही ने व्यंग को काव्य लक्षण में शामिल किया है।
व्यंग जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्ण्य व्यंग प्रसंग। भिखारी दास ने क्या दिया है काव्य का लक्षण, कहते हैं कि जानी पदार्थ भूषण मूल, रसांग पार गहन में मति झांकी, सो धुनि अर्थ हन वाक्य हन ले गुण, शब्द अलंकृत सो रति पाकी। अर्थात काव्य वह शब्दार्थ है जो अलंकार ध्वनि रस गुण और अलंकारों से युक्त हो। काव्य वह शब्दार्थ है जो ध्वनि रस गुण और अलंकारों से युक्त हो। अगला लक्षण श्रीपति का है, कौन सा? शब्द अर्थ बिन दोष गुण, अलंकार रसवान, ताको काव्य बखानिए, श्रीपति परम सुजान। दूसरा, यद्यपि दोष बिनु गुण अलंकार सोलीन, कविता वनिता छवि नहीं, रस बिन तदपि प्रवीण। ठाकुर क्या कहते हैं कि पंडित और प्रवीणन को जोई चित्त हरै सो कवित कहावे। पंडित का और प्रवीण यानी बुद्धिमानों का जो चित्त हरे वही क्या कहलाता है? कवित्त। अर्थात कविता वह है जो पंडित और प्रवीणों का चित्त हर ले। अब तुलसीदास के अनुसार, तुलसीदास ने काव्य का लक्षण क्या किया है? कहते हैं कि कीरति भनिति भूति भल सोई, सुर सरिसम सब कै हिति होई। कीरति अर्थात कीर्ति, भनिति अर्थात कविता, भूति मतलब संपत्ति, भल सोई वही अच्छी है जो कैसी हो? सुरसर समी अर्थात गंगा के समान हो। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही श्रेष्ठ है जो गंगा के समान सबका हित करे। अगला लक्षण महावीर, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ओके, कौन कौन से दिए हैं लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? कि काव्य वह है क्या? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। उन्होंने क्या कहा है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। दूसरा, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। तीसरा है, शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे क्या होगी? आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगला है, सादगी असलियत और जोश से समन्वित रचना क्या कहलाती है? काव्य। सादगी असलियत और जोश से समन्वित रचना। रामचंद्र शुक्ल ने काव्य का क्या लक्षण किया है? वो कहते हैं कि काव्य क्या है? जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। दूसरा क्या है? कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। तीसरा है उनका लक्षण, कहते हैं कविता क्या है? कविता, सच्ची कविता किसी बात को लेकर नहीं चलती, जगत की अभिव्यक्ति को लेकर चलती है। किसी बात को केवल लेकर नहीं चलती, क्या करती है? जगत की अभिव्यक्ति को लेकर चलती है। वही क्या होती है? सच्ची कविता। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से के जो संकुचित मंडल हैं उससे ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। शुक्ल जी का यह भी है कथन कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। अब आगे श्याम सुंदर दास, काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। काव्य क्या है? काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। इन्होंने काव्य साधना को शब्द साधना माना तथा भिन्न भिन्न काव्य कृतियों के समष्टि संग्रह को साहित्य कहा है। क्या कहा है इन्होंने? कि काव्य साधना को शब्द साधना माना तथा भिन्न भिन्न काव्य जो कृतियाँ हैं उसके समष्टि संग्रह को ही इन्होंने साहित्य कहा है। जय शंकर प्रसाद के अनुसार
काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य क्या है? आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। वह सत्यम शिवम सुंदरम सर्वजनीनता, चिरंतनता, अनुभूति और आदर्श की समष्टि है। दूसरा, कवित्व वर्ण में चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। कवित्व वर्ण में चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। प्रेमचंद क्या कहते हैं? काव्य जीवन की आलोचना है। प्रेमचंद क्या कहते हैं कि काव्य जीवन की आलोचना है। जबकि गुलाब राय का मत क्या है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई है और श्रेय की प्रिय रूपता, प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति। इन्होंने रसात्मक वाक्य को काव्यादर्श, यहाँ पर गलत है, काव्यादर्श होगा, काव्यादर्श मानकर अपने काव्य लक्षण का निर्माण किया है। पंत कहते हैं कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। पंत क्या कहते हैं? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अगला, नंदुलाल वाजपेयी, वो मानते हैं कि काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में क्या कहते हैं? रस कहते हैं। काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में क्या कहते हैं? रस। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। इन्होंने मनुष्य को श्रेष्ठ बताया है साहित्य के परिप्रेक्ष्य में कि मनुष्य मानवतावादी इनको माना जाता है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अट नहीं सकता। अगला लक्षण रामविलास शर्मा के अनुसार कविता में कवि हृदय की व्यक्तिगत भावों की प्रधानता नहीं होती। कवि की भावधारा का केंद्र स्वयं कवि नहीं होता, उसकी कविता का केंद्र जनता होती है। क्या होती है? उसकी कविता का केंद्र जनता होती है। अगला, साहित्य जनता की वाणी है, उसके जाति चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए उसका मनोबल है। रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि साहित्य जनता की वाणी है, जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए उसका मनोबल है। किसका? जनता का। और क्या? उसकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन। अगला, साहित्य के मूल स्थायी हैं, सापेक्ष रूप में देश काल की सीमाओं में निरंतर विकास करती हुई मानव जाति की संचित सांस्कृतिक निधि के रूप में। रामकुमार वर्मा काव्य का क्या लक्षण देते हैं? कहते हैं कि आत्मा की गूढ़ और छिपी हुई सौंदर्य राशि की भावना के आलोक से प्रकाशित हो उठना ही कविता है। दूसरा, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। वह चित्रण इतना तीव्र है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में क्या होती हैं? आविर्भूत हो जाती हैं। कविता कवि की विशेष भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना तीव्र होता है या वह भावनाएं ऐसी तीव्र होती हैं कि उसका दूसरे के हृदय में भी वो भावनाएं आविर्भूत हो जाती हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। कैसा? रसात्मक शब्दार्थ। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि जो रसात्मक शब्दार्थ हैं वही क्या है? काव्य हैं और उसकी छंदोमय विशिष्ट विधा
आधुनिक अर्थ में क्या है? कविता। साहित्य या काव्य का मूल धर्म आत्माभिव्यक्ति है और इसी तत्व के कारण कोई व्यक्ति कवि कहला सकता है और कोई रचना काव्य या साहित्य का स्थान ग्रहण कर सकती है। अगला कौन सा है? नगेंद्र के अनुसार कि मैं कविता या कला के पीछे आत्माभिव्यक्ति की प्रेरणा मानता हूँ। किसकी? आत्माभिव्यक्ति की। और चूँकि आत्म के निर्माण के कामवृत्ति और उसकी अतृप्तियों का योग है, इसलिए इस प्रेरणा में उनका विशेष महत्व मानना ही अनिवार्य समझता हूँ। लक्ष्मी नारायण सुधांशु के अनुसार काव्य क्या है? काव्य अखंड मानव जीवन के व्यक्तिगत की अनुभूति है। अखंड मानव जीवन के व्यक्तिगत की अनुभूति, जो जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन या उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति न कोई भावुकता जन्य स्फूर्ति है और न कोई आध्यात्मिक कल्पना। महादेवी के अनुसार काव्य क्या है? कवि के लिए लोक समष्ट ही इष्ट है, पर लोक के दान को निरीह भाव से अंगीकार कर लेना उसे अभीष्ट नहीं होता। वह लोक का निर्माण भी अपनी कल्पना के अनुरूप चाहता है। कविता सबसे बड़ा परिग्रह है, क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। भावना, ज्ञान और कर्म, क्या? भावना, ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार का जन्म होता है। कब? जब भावना, ज्ञान और कर्म तीनों एक सम पर मिलते हैं, तभी जो क्या होता है? युग प्रवर्तक जो साहित्यकार होता है उसका जन्म होता है। कविता हमारे व्यस्त सीमित जीवन को समष्टि जीवन तक फैलाने के लिए ही व्यापक सत्य को अपनी परिधि में बांधती है। दिनकर के अनुसार कविता क्या है? कविता मनोरंजन नहीं, आत्मानुसंधान का उन्मेष है। कविता क्या है? कविता मनोरंजन नहीं है, क्या है? आत्मानुसंधान का उन्मेष। कविता वह है जो अकथ्य को कथ्य बनाने का प्रयास करे। कविता क्या है? जो अकथ्य को, जो हम कह नहीं सकते, उसको भी कथ्य बनाने का प्रयास करे, कहने का प्रयास करे। प्रत्येक कविता किसी न किसी हद तक आध्यात्मिक होती है। कैसी होती है? आध्यात्मिक। कविता ना तो कोमल भाषा, न गेय छंद, न कोरी भावुकता में है, बल्कि क्या है? बल्कि वह मन की एक विशिष्ट मनोदशा का प्रतिफलन है। मनोदशा गलत लिखा है यहाँ पर, ये वाली शा होगी। आगे क्या कहते हैं? कविता क्या है? काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति ना होकर कला साधना है। आगे कहते हैं कि काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति ना होकर कला साधना है, जिसमें कवि की निजी अनुभूतियाँ वस्तु रूप प्राप्त करती हैं। काव्य रचना मूलतः अपने को अपनी अनुभूति से पृथक करने का प्रयत्न है, अपने ही भावों के निर्वैयक्तिकरण की चेष्टा। अंतिम कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है कि साहित्य या काव्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य और काव्य क्या है? लोक जीवन की अभिव्यक्ति। धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही।